दोस्तों हमारी आज की कन्वर्सेशन महराज मलिक केस से रिलेटेड होने वाली है। उनको आज एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, लगभग एक वीक हो गया आज कठुआ जेल में वो हैं। और आज की कन्वर्सेशन में हम एडवोकेट महेश सर से बात करते हैं कि पीएसए लगना सही था या गलत था, और इसके बाद अब उनके जेल से निकलने के कितने चांसेस हैं और कितना टाइम और लग सकता है। महेश सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महराज मलिक केस में आज हमने देखा कि एक हफ्ता हो गया। थोड़ा लोगों को ये समझाओ, हमें भी थोड़ा ये बताओ कि पीएसए लगा है, पहले तो ये बताओ ये लगना सही है या गलत है? गलत है। आपके हिसाब से गलत क्यों है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए जो गवर्नमेंट जो है वो उसको इख्तियार है लगाने का। दो तरीके हैं उसमें। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत दो चीज़ों का हवाला देकर एक व्यक्ति को अंदर किया जाता है। या तो वो पब्लिक ऑर्डर के लिए जो है वो अच्छा ना हो, दूसरा वो थ्रेट टू द स्टेट या थ्रेट टू द नेशन हो। अब जो महराज मलिक के निस्बत अगर पीएसए जो लगाया गया है, इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो आप देखें कि महराज मलिक पब्लिक ऑर्डर के लिए क्या ख़तरा थे या फिर थ्रेट टू द नेशन, थ्रेट टू द स्टेट थे? नथिंग लाइक दैट। इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर वो पब्लिक के लिए थ्रेट होते तो डोडा में 5 दिन कर्फ्यू ना लगा रहता उनकी गिरफ्तारी के बाद। और अगर थ्रेट टू द नेशन, थ्रेट टू द अगर स्टेट होते तो ऑल ओवर द इंडिया में सभी जो ऑपोजिशन के विधायक हैं या एमपीज़ हैं खुलकर सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट उनकी सपोर्ट में आ रहा है। जो देश के खिलाफ बात करता है उसके सपोर्ट में लोग खुलकर बाहर नहीं आते। आज जम्मू में, नौशहरा में, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि उसकी डिटेंशन को इलीगल कहा जा रहा है। तो पीएसए उन लोगों पर लगाया जाता है जो थ्रेट टू द नेशन हो, थ्रेट टू द स्टेट हो या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ बात कर रहे हो। और महराज मलिक को जिन एफआईआर्स को बुनियाद बनाकर उसे अंदर किया गया उनमें से कोई भी एफआईआर इस तरीके की नहीं थी, तो इसीलिए उसे जो है उसकी खिलाफत ज़्यादा की जा रही है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो पीएसए कोई आम पब्लिक तो लगाती नहीं है, डीसी अगर लगाता है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा, बिकॉज उसको भी मालूम है कि ये केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में अगर गलत प्रूव हो सकता है तो उनको पेनल्टी भी हो सकती है। जैसे अगर आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप लॉयर हैं, अगर आपने देखा होगा जब भीम सिंह जब उन पे पीएसए लगा था, जम्मू कश्मीर के पहले इंसान थे। जी जी। तो अगर कोई पीएसए लगा रहा तो ये सोच समझ के लगा रहा है कि ये बात बाहर जाएगी, कोर्ट में जाएगी, तो वो उन पे उल्टा नहीं पड़ सकता आपको, तो डीसी ने कुछ सोच समझ के लगाया होगा पीएसए। सर पीएसए जो एक्ट है एक स्पेशल एक्ट है और इसमें जो लगाते हैं गवर्नमेंट, उनके पास एक पावर है। और पहले 3 महीने तो जो डिटेनी है, जो जिसको डिटेन किया जाता है, उसके पास तो वकील का भी इख्तियार नहीं है। जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पर प्रोफेसर भीम सिंह के केस का यहाँ पर बात रखी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 1985 में जब काजीकुंड से उनको पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, सेशन में जाने से रोक दिया गया था। और तो उनकी जो मिसेस थे वो जयमाला जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और उनको रिलीज़ करवाया था। क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये जजमेंट में कहा था कि इनकी गिरफ्तारी इलीगल है और मानवाधिकारों के खिलाफ है। और उसी चीज़ की निस्बत उनको 50,000 रुपया, जो उस समय की मौजूदा सरकार थी, तो उन्होंने जो है वो इनको कंपनसेशन क्लेम भी दिया था। तो सरकारों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली दफ़ा नहीं किया है कि किसी जनता के नुमाइंदे को इस तरह से इलीगली डिटेन किया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अदालतें खुली हैं। अगर गलत तरीके से अपने राइट्स का इख्तियार करता है, अपनी जो उसको पावर दी गई है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो अदालतें बैठी हैं जनता को इंसाफ देने के लिए। तो अब आप ये बताओ कि महराज मलिक को बाहर निकलने में कितना टाइम लग सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि अभी जो कल खबरें आई थी कि आम आदमी पार्टी ने जो जम्मू हाई कोर्ट के जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं, शकील साहब हो गए या निर्मल कोतवाल हो गए, उनको अप्रोच किया, उनको केस लड़ने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इसको देख कर लगता है आपको कि जो एक नॉर्मल पीएसए अगर किसी आम इंसान पे लगता है या किसी पे लगता है, यूजुअली उसको निकलने में टाइम लगता है क्योंकि इसको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जी। लेकिन इस केस में आपको क्या लगता है कि क्या वही जो सिचुएशंस हैं वही अप्लाई होंगी या इसमें कुछ एक एक्सेप्शन बनाकर महराज मलिक जल्दी बाहर आ सकते हैं? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सर जब पीएसए लगाया जाता है तो उसकी निस्बत जो है वो 1 महीने का टाइम है। एडवाइजरी बोर्ड बना होता है जो पीएसए अगर किसी व्यक्ति पर लगाया गया है तो वो अच्छे से चेक एंड बैलेंस करते हैं कि जो पीएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने इस व्यक्ति पर लगाया है क्या ये बनता भी है कि नहीं। इसकी क्रेडेंशियल्स देखे जाएंगे, लीगलिटी और इलीगलिटी देखी जाएंगी। और 4 हफ्ते के अंदर उनको लगता है कि इसको जो आगे चलाना चाहिए तो वो उसको जारी रखते हैं। उनको लगता है कि इसका बुनियाद वह नहीं है जो कि पीएसए के तहत किसी व्यक्ति को अंदर करने के होने चाहिए, तो वो एडवाइजरी बोर्ड जो है उसे हटा सकता है। और उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, रहते हैं। उम्मीद है हमें कि इस चीज़ की लीगलिटी को देखा जाएगा। और दूसरी तरफ हैबेस कॉर्पस के तहत जिन आपने वकलान साहिबान का नाम लिया, जैसे हमारे मुजफ्फर इकबाल जज साहब हैं,
वो सीनियर एडवोकेट हैं वो हैं इसमें, और निर्मल कोतवाल जो बार एसोसिएशन के हमारे जम्मू के अध्यक्ष भी हैं, वो भी एज अ काउंसिल हैं। शकील साहब को सब जानते हैं, वो भी एज अ काउंसिल हैं, और उसमें अदर काउंसिल्स भी इन्वॉल्व हैं, और सब मेहनत करेंगे। और उम्मीद है कि वह अपना पक्ष जो है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से रखकर जो है महराज मलिक के जो केस को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा हूँ, जिस भी एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, जो भी नेता कह रहा है, उनका ये मानना है कि महराज मलिक पे पीएसए गलत लग गया, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये बात की कि जो डीसी के खिलाफ जो लैंग्वेज यूज़ की है, आपके हिसाब से एक एमएलए को वैसी लैंग्वेज, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि यूज़ नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन अगर उन्होंने कर भी दिया तो उसके लिए कोई सज़ा है या नहीं? सर, सभ्य समाज में हम सब रह रहे हैं, हिंदुस्तान एक सभ्य समाज के लोगों का देश है, और सभ्य समाज में डीसी हो, आईएएस हो, एमएलए हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, या हर व्यक्ति जो है वो इज्जत का हकदार है। तो किसी के साथ भी अगर कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके लिए कोई उसका साथ नहीं देगा। डेरोगेटरी रिमार्क्स को लेकर कोई भी महराज मलिक उस लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप देखें उस शब्दावली के बाद, उस वाकया के बाद इमीडिएटली एक जो है वो उसके ऊपर सप्रेशन किया जाता है, अपनी डोमिनेंस दिखाई जाती है, अपना एरोगेंस जो है वो दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और चंद मैं कहूँगा विद इन 24 आवर्स जो है वो डोजियर मतलब तैयार करके उसका हवाला देकर जल्द से जल्द उसको पीएसए में बुक कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें और इनका जो टाइम है वो जो है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि ठीक है, अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ है जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, लेकिन विद इन 24 आवर्स ऐसा आपके मन में क्या हो गया कि सारी टोली मिल गई आईएएस अधिकारियों की, या कोई भी अधिकारी थे उसमें नहीं, मौजूद? उस टाइम ये भी है ना कि अगर आपने कहा कि ये अब क्योंकि वो चीज़ें हो गई थी, ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे पहले उन्होंने कुछ बना लिया, ठीक है, जब से वो गाली गलौज वाली जब वीडियो वायरल हुई है उसके बाद ही काम होगा ना, उसके बाद तो कार्रवाई होगी। तो मैं ये आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एमएलए ने गाली गलौज किया, जो कि एक आईएएस ऑफिसर के खिलाफ क्या, एक आम आदमी के खिलाफ भी वैसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता कोई। तो एमएलए के लिए कोई सज़ा है गाली के बेस पे? आप कह रहे हो कि पीएसए गलत है, लेकिन एमएलए ने जो लैंग्वेज यूज़ की उसके लिए कोई सज़ा है कि नहीं है? बिल्कुल सर। क्या हम उसको ऐसे छोड़ दें कि समाज उसका साथ नहीं दे रहा, हम ये कह के छोड़ दें उसको? सर, अगर कोई व्यक्ति किसी से अपशब्द कहता है, कोई गाली गलौज करता है, उसके लिए आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कंसर्न पुलिस स्टेशन जाके वहाँ अपनी जो भी आपको खेद है, जो भी आपकी कंप्लेंट है, आप दर्ज करवा सकते हैं, और पुलिस बैठी है कॉन्ग्निजेंस लेने के लिए। मैं महराज मलिक के रिगार्डिंग आपको बताता चलूँ, जिन 18 एफआईआर्स का हवाला दिया जा रहा है उसमें से 4 एफआईआरें ख़त्म हो चुकी हैं। कई एफआईआरों में चलान स्टे है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चलान स्टे किया हो गया उनकी जो है वो ग्रेविटी देखकर, और उसमें 7 से 8 एफआईआरें मैं आपको बताता चलूँ वह उन लोगों ने लगाई हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं। जिस तरह से कोई डॉक्टर अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा होगा तो उसने 2-4 बारी महराज मलिक वहाँ के एमएलए हैं उनको वार्न किया होगा, रोका होगा। तो जब फिर भी अगर कोई व्यक्ति ना रुके तो वो दैट मीन्स वो एमएलए को भी प्रोवोक कर रहा है, तो वो जो रिएक्शन आता है वो प्रोवोकेशन में आता है, ठीक है। तो वो प्रोवोकेशन का जो फ़ायदा उठाकर उस व्यक्ति ने एफआईआर की। जैसे कोई एनएचएआई का कोई कर्मचारी है, उसका कोई पत्थर बजरी रेता ढंग से नहीं लगाया होगा, एमएलए को तो लोग पूछेंगे भाई। उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उसमें बिल्कुल है जी, बस यही एफआईआर्स हैं। इन्हीं एफआईआर्स को जो है वो बुनियाद बनाकर उस व्यक्ति को पीएसए के अंदर बुक किया गया, तभी तो लोग इलीगली डिटेन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं उसके ऊपर कौन सी एफआईआर मर्डर की है, कोई टाडा की, कोई यूएपीए की, कोई मोलेस्टेशन की, रेप की, इस तरह की कोई एनडीपीएस की, कोई इस तरह की कोई एफआईआर नहीं है। फिर आपने फिर भी उसको पीएसए के अंदर बुक किया गया, ऐसा क्या है? या कोई दंगा भड़काने की है? इस तरह की कोई एफआईआर उसके ऊपर नहीं है, फिर भी इसको अंदर किया गया पीएसए में बुक कर। इसीलिए जनता में रोष है, इसीलिए लोगों में रोष है। एक इंटरेस्टिंग है इंडियन लॉ की बात, आपने देखा होगा कि चलो मैं ये कहता हूँ कि आपने कहा कि पीएसए लगाना गलत है, इलीगल डिटेंशन है, कल को केस खत्म भी हो जाएगा, है ना, लेकिन क्या जिसने फिर पीएसए लगाया उस पर कोई एक्शन होगा? मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि कोई किसी पे रेप केस लगा गया, लॉयर गया डिफेंड किया, बोला कि ये जो रेप केस है ये झूठा था, लेकिन जो रेप केस लगाता है, जो इतना टाइम वेस्ट होता है, उसमें पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, जिसने केस लगाया है झूठा केस, उस पर कोई एक्शन होता है? इंडियन लॉ में कुछ ऐसा है? सर, जब आपको कानून ने बरी कर दिया, एक्यूट कर दिया, तो कानून ने आपको, जस्टिस ने आपको आपका अधिकार दिया, क्योंकि आपके ऊपर झूठा पर्चा था या झूठा मुकदमा चला, मुकदमा खत्म, कानून ने आपको जस्टिस दिया दूसरे व्यक्ति के ऊपर। उसके बाद ये डिपेंड करता है केस टू केस। जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि कोई किसी व्यक्ति पर झूठा रेप का पर्चा दर्ज करवा देता है, तो जब वो
पर्चा असल में कुछ सालों बाद झूठा साबित होता है तो उसके बाद वह व्यक्ति जो एक्यूट हुआ है, जो बरी हुआ है, यस ही हैज़ द राइट, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जो उसके ऊपर हरासमेंट हुई इतने सालों के अंदर वो क्लेम कर सकता है। अगर उस व्यक्ति को जस्टिस मिलता तो दोबारा जो कंप्लेनेंट है जिसने झूठा पर्चा करवाया था तो उसके ऊपर यस यहाँ लॉज ऑफ फ्रेटर्निटी वो कह रही कि गलत है, पीए से हट भी जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक्शन हो सकता है डीसी पे या होना चाहिए आपके हिसाब से, आप क्या कहते हो? सर डीसी पे एक्शन होगा या नहीं होगा, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पे है, होम या डिपार्टमेंट उस है, जो particular MLA पे? लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के हाथ में है, ये उनके ऊपर है। अब हैरानगी की बात ये है कि एक जनता के नुमाइंदे के ऊपर इस तरह से जो है वो हाथ डालने का प्रयास किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और एलजी साहब जो खुद जिन्होंने अपना पूरा अरसा राजनीति में दिया और जनता के नुमाइंदे भी रहे हैं और आज भी होम डिपार्टमेंट डायरेक्टली उनके अंडर है और वह चुप्पी साधे हुए हैं, तो बड़ी हैरानगी की बात है। और आने वाले समय में अगर डीएम पर या कोई भी इस चीज़ को कैसे लिया जाएगा, या आने वाले समय में भी कह सकते हैं, पहले कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। तो आप क्या कहते हो कि एमएलए की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, एक एमएलए का सही बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और एक जो ब्यूरोक्रेट है उसकी कितनी लिमिट है, उसको कैसे काम करना चाहिए? सर दोनों पक्षों को जो है अपनी जो है वो अपनी टिप्पणी देने से जो था मर्यादा में देनी चाहिए टिप्पणी, ठीक है ना। और एक आईएएस अधिकारी को अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, अपने काम उसको किस तहत तक अपना काम करना है वो पता होना चाहिए। और एक एमएलए जो डायरेक्टली जनता का नुमाइंदा है, देखिए हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में सर ये एमएलए, एमपी, सरपंच, कॉर्पोरेटर, पंच क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है यहाँ पर बनाया गया कि ठीक है ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, सिविल डिपार्टमेंट है जनता के काम करने, पर फिर भी जनता के नुमाइंदे बनाए गए हैं। ये डेमोक्रेसी ने हमें हक दिया हुआ, क्यों? क्योंकि अगर कोई ब्यूरोक्रेट आवाज़ नहीं उठाएगा तो ये हमारे घर का व्यक्ति है, हमने इसे वोट डाल के चुना है, ये जाकर हमारी आवाज़ पहुँचाएगा। और हर मतलब सिविल डिपार्टमेंट को और एमएलए को अपना अपना इख्तियार है, तो अगर कोई किसी को उसका राइट जो है वो पूरा फुलफिल नहीं करने देगा, उसको प्रवोक करेगा, रोकेगा, तो गुस्सा आना तो मेरे हिसाब से स्वाभाविक है। कोई अगर ये नहीं कि सिर्फ महराज मलिक जी की बात है, अगर कोई एमएलए भी किसी डीसी को, किसी तहसीलदार को गलत बोलता है और उसको उसके काम करने से रोकता है, वो भी उचित नहीं है। तो उसी तरह एक तहसीलदार को, एक डीसी को, एसडीएम को अपनी पावर्स का पता होना चाहिए और जनता के चुने हुए नुमाइंदों को अपनी पावर्स का पता होना चाहिए। दोनों जो है बीच में एक दूसरे को ना करें। जनता की डायरेक्ट नुमाइंदगी करने के लिए एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए और एक दूसरे के आगे ऐसे छाती तान के खड़ा ना होना चाहिए ताकि लोगों को नुकसान ना हो।